नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल के ऊपर। और मैं चूंकि ये बातचीत का साधारण वीडियो बना रहा हूँ। बातचीत मतलब कुछ डिस्कशन करेंगे एग्जाम से रिलेटेड, वो उसका वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए हिंदी में बना रहा हूँ, अदरवाइज ये इंग्लिश में ही बनाया होता मैं। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि कब कब गवर्नमेंट का फेवर लेना चाहिए। मतलब जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो, जब, ठीक है ना, जब जब भी आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो तो गवर्नमेंट का फेवर कब कब लेना चाहिए और कब कब नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको कुछ आइडिया दे देता हूँ। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, अभी ट्रेंड कैसा है कि जो 2014 के पहले का ट्रेंड देखोगे सिविल सर्विसेज का, चूंकि मैंने मैंने 2011, 12 और 13 में अटेम्प्ट दी थी, और उसके बाद में 14, 15 और 16 में भी मैंने अटेम्प्ट दी थी। तो मेरे को पता है कि 11 से 13 के बीच में और 14 और से 16 के बीच में एक फर्क आया है दोस्तों। ठीक है ना। एक फर्क दिखता है साफ साफ सिविल सर्विसेज में। और वो फर्क कुछ ऐसा है, कुछ इस प्रकार का फर्क है वो, कि जब 2011, 12, 13 में मैं एग्जाम देता था, तब मैं एंटी मनमोहन सिंह भी कुछ बोलता था। ठीक है ना। जैसे इंटरव्यू इंटरव्यू में तो हालांकि मैं इधर पहुंचा आखिरी आखिरी में, 14, 15, 16 में मैं 15 और 16 में इंटरव्यू दिया मैंने। ठीक है। 15 और 16 में मैंने इंटरव्यू दिया, और इसके पहले मेरा फिर मेंस तक पहुंचा था, इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाया था। ठीक है ना। तो ट्रेंड ऐसा है दोस्तों आजकल का कि जैसे 2011, 12 और 13 है, तो यहाँ पे मैं जब कुछ एंटी मनमोहन सिंह भी पेपर में लिख के आता था, तो मुझे मार्क्स मिलते थे। ठीक है ना। मुझे मार्क्स मिलते थे। और जब जो जो मेरे साथी 2011, 12, 13 में जो मेरे दोस्त थे जिन्होंने इंटरव्यू दिया था, ठीक है ना, तो उन उनमें से काफी सारे मेरे दोस्तों ने, जो दो तीन दोस्त जिन्होंने इंटरव्यू दिया, तो उन्होंने ये पाया कि जब वो इंटरव्यू में मनमोहन सिंह के खिलाफ भी कुछ बोल देते थे तो एक्सेप्ट कर लिया जाता था। ठीक है ना। इंटरव्यू लेने वाला भी एक्सेप्ट करता था, और जो सरकार थी, सरकार भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती थी। ठीक है ना। सरकार भी नाराज नहीं होती थी। वो बोलती थी कि उसका अधिकार है वो, ठीक है ना, उसका अधिकार है, ऐसा बोलती थी वो सरकार। 2014 के बाद से क्या है दोस्तों, ट्रेंड बदल चुका है सिविल सर्विसेज का। ठीक है ना। अब 2014 के बाद से आप कुछ भी एंटी मोदी नहीं बोल सकते, नहीं बोलना है आपको। ठीक है ना। आप कुछ भी एंटी मोदी नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे। 2014, 15 और 16, और अभी मतलब ये अभी भी होल्ड करता है, 2023 में भी ये चीज होल्ड करती है कि आप सिविल सर्विसेज की अगर तैयारी कर रहे हैं तो एंटी मोदी या एंटी बीजेपी आपको कुछ भी नहीं बोलना है। ठीक है ना। कुछ भी आप नहीं कहेंगे। ठीक है। यह पहला पहला रूल है जो सिविल सर्विसेज का आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट का फेवर कब लेना है कब नहीं लेना है, इसके बारे में मैं काफी कंफ्यूज हूँ। तो मैं बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट का फेवर कब लेना है कब नहीं लेना है। पहली बात तो 2014 के बाद से अभी भी ये होल्ड करेगा, और 2024 के अटेम्प्ट में भी होल्ड करेगा, और मोस्ट प्रोबेबली 2024 में भी मोदी जी आने वाले हैं, मोस्ट प्रोबेबली। क्योंकि जिस तरीके से चल रहा है तो मुझे तो लगता है मोदी जी आएंगे। तो 2025 का भी अगर अटेम्प्ट दे रहे हो तो एंटी मोदी एंटी बीजेपी आपको कुछ भी नहीं लिखना है, और ना ही इंटरव्यू में एंटी मोदी एंटी बीजेपी कुछ भी कहना है। ठीक है ना। कुछ भी नहीं। मैं एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों आपको। ठीक है। जैसे मान लो 2016 में मेरा एक दोस्त था, मेरा 2016 में एक दोस्त था जो मेरे साथ इंटरव्यू में पहुंचा था, उसका नाम था मुस्तकीम। ठीक है। मुस्तकीम नाम था उसका, मतलब मुस्लिम था वो। तो मुझे तो इंटरव्यू में ऐसा कुछ नहीं पूछा, लेकिन 2016 के इंटरव्यू में इसको इसको एक क्वेश्चन पूछा था कि डू यू थिंक दैट रिलीजियस इंटॉलरेंस इज राइजिंग इन इंडिया। ठीक है ना। 2016 में इसको क्या क्वेश्चन पूछा इंटरव्यू में कि डू यू थिंक रिलीजियस इंटॉलरेंस इज राइजिंग इन इंडिया। मतलब क्या आपको लगता है कि मतलब धार्मिक उन्माद बढ़ रहा है देश में, यानी नफरत का माहौल बढ़ रहा है देश में, क्या आपको लगता है। तो इसने कहा नो। सम इसने क्या कहा, नो, सम स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस में बी देयर, सम फ्रिंज एलिमेंट्स में बी देयर। ओके, इसने मुस्तकिम ने क्या आंसर दिया इंटरव्यू में,
No, religious intolerance is not rising in India. Some fringe elements might be there which might be doing so, but we are still tolerant. ठीक है, ये कहा उसने। तो बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आप 2016 में इंटरव्यू दे रहे हो, चूंकि आप कुछ भी एंटी मोदी एंटी बीजेपी आप कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये तो पहला जो है आपको ध्यान में रखना है, इस चीज का विशेष ख्याल रखना। ठीक है, अगर अगर समझो आप यहाँ पे यस कह देते, ठीक है, अगर आप यस कह देते ये कि रिलीजियस इंटॉलरेंस इज राइजिंग इन इंडिया, अगर मैं सच कहूँ, सच क्या है, सच क्या है, तो सच ये है कि रिलीजियस इंटॉलरेंस बढ़ चुका है इंडिया में और बहुत आगे तक जा चुका है, और गवर्नमेंट उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। ठीक है ना, गवर्नमेंट जो है वो रिलीजियस इंटॉलरेंस में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। आप रिसर्च करोगे तो पता चलेगा, उसमें जाओ मत। ठीक है ना, वो रिसर्च में जाओ मत, पर ये सच है, आज का सच है। ठीक है, पर आपको सच नहीं कहना है, और स्पेशली मैं ये मुस्लिम कैंडिडेट्स को बोल रहा हूँ। ठीक है ना, मुस्लिम कैंडिडेट से स्पेशली मैं कह रहा हूँ कि ना तो आपको पेपर में ऐसा कुछ लिखना है जो एंटी मोदी एंटी बीजेपी लगे। ठीक है ना, अब एंटी एंटी मतलब आजकल क्या है कि थोड़ा भी क्रिटिसाइज कर दो तो एंटी बोलने लग जाते हैं लोग। ठीक है ना, एंटी मोदी एंटी बीजेपी या एंटी नेशनल बोलने लग जाते हैं लोग आजकल, थोड़ा भी क्रिटिसाइज करोगे तो। ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में आपको सीधी सीधी बात है कि आपको प्रो प्रो गवर्नमेंट बातें ही करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रो गवर्नमेंट बातें करनी पड़ेगी, केवल और केवल प्रो गवर्नमेंट बातें करो। ठीक है, फिर लोग कहते हैं कि सर प्राइवेटाइजेशन के बारे में क्या स्टैंड रखूं, प्राइवेटाइजेशन के बारे में मैं क्या स्टैंड रखूं, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि इससे जॉब लॉस होगा, कुछ कहते हैं कि नहीं ये तो बहुत अच्छी चीज है। तो मैं आपको पहले तो सच बता देता हूँ और एग्जाम में क्या बोलना है फिर वो भी बता देता हूँ, तो सच सुन लो। ठीक है, सच प्राइवेटाइजेशन का सच ये है दोस्तों, प्राइवेटाइजेशन का सच ये है कि अगर समझो प्राइवेटाइज, मैं आपको बताता हूँ कि जॉब लॉसेस कैसा कैसे होता है, प्राइवेटाइजेशन से जॉब लॉसेस कैसे होते हैं वो सुन लो। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ओएनजीसी है। ठीक है, ओएनजीसी है सपोज, तो ओएनजीसी को सपोज प्राइवेटाइज कर दिया। तो पहले क्या होता था ओएनजीसी में, ओएनजीसी में पहले क्या होता था कि मान लो 1000 एम्प्लॉयज थे। ठीक है, 1000 एम्प्लॉयज थे सपोज ओएनजीसी में पहले, जब ये गवर्नमेंट कंपनी थी तब के कितने थे, 1000 एम्प्लॉयज थे। ठीक है, तो गवर्नमेंट कंपनी जो होती है जिसमें 1000 एम्प्लॉयज है ओएनजीसी में, तो ये 1000 एम्प्लॉयज की भर्ती के लिए गवर्नमेंट परीक्षा लेगी, गवर्नमेंट क्या करेगी एग्जाम लेगी भर्ती के लिए। और गवर्नमेंट चूंकि एग्जाम लेगी गवर्नमेंट भर्ती के लिए, तो ये 1000 लोगों को जॉब मिलेगा, सरकारी नौकरी मिलेगी 1000 लोगों को। ठीक है ना, क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है। पर समझो गवर्नमेंट ने इसको प्राइवेटाइज कर दिया तो क्या होएगा, गवर्नमेंट ने अगर इसको प्राइवेटाइज कर दिया तो ये प्राइवेट हाथों में चली गई। ठीक है, अब ये प्राइवेटाइज जैसे ही होगी, वो प्राइवेट प्राइवेट जो कॉर्पोरेट होगा, वो प्राइवेट कॉर्पोरेट कोई भी एग्जाम नहीं लेगा। ठीक है ना, कोई भी एग्जाम नहीं लेगा वो प्राइवेट कॉर्पोरेट, वो चूंकि वो कोई भी एग्जाम नहीं लेगा, वो अपने रिश्तेदारों को भरेगा, वो प्राइवेट प्राइवेट हो गया तो वो अपने रिश्तेदारों को भरेगा नेचुरली, तो वो अपने रिश्तेदारों को भरेगा उसमें नौकरी में। ठीक है ना, अपने रिश्तेदारों को अपने दोस्तों को भरेगा, अपने पहचान के लोगों को भरेगा, वो क्यों एग्जाम लेने को गया भाई। मान लो अडानी के पास, अंबानी के पास या टाटा के पास या किसी और के पास कोई कंपनी आ जाती है, गवर्नमेंट की कंपनी प्राइवेट हो जाती है, तो वो काय के लिए एग्जाम लेगा भाई, वो क्यों एग्जाम लेगा, अपना माथा क्यों खपाएगा, वो तो सीधे सीधे इंटरव्यू में बुलाएगा, इंटरव्यू में अप्लाई करो बोलेगा, इंटरव्यू में देखेगा कि कौन अपने फेवर का है कौन नहीं है, कौन किस पॉलिटिकल ओरिएंटेशन का है, क्या है, वो सब चेक करेगा और उसके हिसाब से लेगा वो। तो ऐसी ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी। तो और तो और वो 1000 लोगों को भी नहीं भरेगा। ठीक है ना, वो 1000 लोगों को नहीं भरेगा, क्योंकि गवर्नमेंट क्या है 1000 लोगों को भरती है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि सोशल सिक्योरिटी रहे। ठीक है ना, अच्छी सैलरी मिले और काम 6 घंटे के ऊपर ना करना पड़े, इस बात का विशेष ख्याल रखती है गवर्नमेंट की 6 घंटे के ऊपर काम ना करना पड़े और बढ़िया सैलरी मिले। लेकिन प्राइवेट क्या करेगा, प्राइवेट 1000 लोगों का काम 100 लोगों से करवाएगा, 1000 लोगों का काम प्राइवेट वाला 100 लोगों से करवाएगा, 100 लोगों से तो करवाएगा ही, 8-8 घंटे करवाएगा। ठीक है ना, 8-8 घंटे करवाएगा। तो सच तो यह है कि प्राइवेटाइजेशन से जॉब लॉसेस होंगे, वो कॉमन सेंस की बात है, नर्सरी का बच्चा भी बता सकता है।
कि प्राइवेटाइजेशन से जॉब लॉस होगा। ठीक है, ये सच है। लेकिन लेकिन चूंकि आप एंटी मोदी नहीं हो सकते, एंटी बीजेपी नहीं हो सकते, ये 2014 के बाद से नियम है। आप कांग्रेस काल में नहीं हो, वो पहले के सरकारों को भूल जाओ। पहले 2014 के पहले ऐसा होता था कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट भी कुछ बोल दिया तो पच पच जाती थी बात, ठीक है ना, एक्सेप्ट कर लिया जाता था उसको। अब नहीं किया जाता। तो सच नहीं बोलना है आपको। आपको क्या करना है, प्राइवेटाइजेशन का फेवर लेना है, पक्ष लेना है। प्राइवेटाइजेशन का फेवर करते हुए आपको कहना है कि प्राइवेटाइजेशन विल इंप्रूव द कंडीशंस बट सर्टन सेफगार्ड्स मस्ट बी टेकन। आपको क्या कहना है कि प्राइवेटाइजेशन विल इंप्रूव द कंडीशंस, प्राइवेटाइजेशन विल इंप्रूव द कंडीशंस। ओके, प्राइवेटाइजेशन विल इंप्रूव द कंडीशंस बट विथ सर्टन सेफगार्ड्स। ओके, ये डिप्लोमेटिक आंसर हुआ। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन विल इंप्रूव द कंडीशंस बट विथ सर्टन सेफगार्ड्स, ये आपको कहना है, क्योंकि आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं बोल सकते 2014 के बाद से। तो सीधे ये बात ध्यान में रखना। तो प्राइवेटाइजेशन का फेवर लेना है, अपोज नहीं करना है उसको, फेवर लेना है उसका। ठीक है ना। उसी तरीके से क्या बोलते हैं, रिलीजियस इंटॉलरेंस बढ़ रहा है क्या देश में, पूछा। ठीक है, अगर रिलीजियस इंटॉलरेंस देश में बढ़ रहा है क्या, पूछा अगर उसने। ठीक है ना, रिलीजियस इंटॉलरेंस देश में बढ़ रहा है कि, ये इंटरव्यू में पूछते हैं। ठीक है, तो इसका भी आंसर नो देना है। और फ्रिंज फ्रिंज ग्रुप पे ब्लेम ब्लेम डाल देना है। ठीक है ना, फ्रिंज ग्रुप्स पे ब्लेम डाल दो। ठीक है, सच मैं बता चुका हूं, पर आपको सच नहीं बोलना है। ठीक है, नो बोलना है और फ्रिंज ग्रुप पे डाल देना है सारा का सारा दोष। ठीक है, फिर कोई जैसे फॉरेन मीडिया है, अभी देखो फॉरेन मीडिया जैसे, फॉरेन मीडिया जो है, फॉरेन मीडिया जो इंडिया के बारे में रिपोर्टिंग करती है, ठीक है ना, तो फॉरेन मीडिया जो इंडिया के बारे में रिपोर्टिंग करती है, उसका भी कुछ ना कुछ होता है। मतलब जैसे मान लो कोई रिपोर्ट आई, कोई XYZ रिपोर्ट आई, ठीक है ना, वो कोई XYZ रिपोर्ट आई। अब क्या है दोस्तों, इंडिया का जो मीडिया है ना, वो पूरा कॉरपोरेट के हाथ में चला गया है। तो इंडिया का मीडिया जो है वो पूरा का पूरा कॉरपोरेटीकरण हो गया उसका, तो इसलिए वो तो प्रो एस्टेब्लिशमेंट ही बातें करता है। ठीक है ना, तो इंडिया का मीडिया तो ये हो चुका है, बायस्ड हो चुका है। लेकिन फॉरेन मीडिया जो है कभी कभी अनबायस्ड रिपोर्टिंग कर देता है। ठीक है ना, फॉरेन का मीडिया क्या है, कभी कभी अनबायस्ड रिपोर्टिंग कर देता है। तो उससे क्या होता है, अगर वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट फील हो रहा है, अगर वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट फील हो रहा है, तो सरकार क्या करती है, ये मीडिया बायस्ड है बोलती है। ठीक है ना, ये मीडिया जो है बायस्ड है बोलती है सरकार। ठीक है, तो आपको क्या पक्ष लेना है, आपको किसका पक्ष लेना है, तो स्वाभाविक से बात है, आपको सरकार का पक्ष लेना है। क्यों आपको सरकार का पक्ष लेना है, क्योंकि आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट 2014 के बाद से कुछ भी नहीं बोल सकते। तो फॉरेन मीडिया अगर बायस्ड भी और अनबायस्ड भी होगा, तो भी आपको क्या कहना है, आपको गवर्नमेंट का पक्ष लेना है। यानी गवर्नमेंट तो बोलती है कि बायस्ड है मीडिया, आपको वैसा नहीं बोलना है। आपको ये नहीं बोलना है कि फॉरेन मीडिया बायस्ड है। आपको ये कहना है कि पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर सकते। ठीक है ना, देखो आपको ये नहीं कहना है कि फॉरेन मीडिया बायस्ड है। जो सरकार कहती है, वो सरकार कहती है कि फॉरेन मीडिया बायस्ड है। ठीक है ना, ऑल्दो इट इज अनबायस्ड, फिर भी सरकार कहती है कि बायस्ड है। पर आपको दोनों भी पक्ष नहीं लेना है, आपको अनबायस्ड वाला भी पक्ष नहीं लेना और बायस्ड वाला भी पक्ष नहीं लेना है। आपको सीधे सीधे कहना है कि फॉरेन मीडिया जो है, ठीक है ना, फॉरेन मीडिया जो है वो, उस पे पूरी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता, ऐसा कहना है। ठीक है ना, मेरा मेरा मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे फॉरेन मीडिया अनबायस्ड है। कुछ कुछ बायस्ड फॉरेन मीडिया भी है, नो डाउट अबाउट इट। बट कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ फॉरेन मीडिया वाला रिपोर्ट अनबायस्ड भी करता है, सच सच रिपोर्टिंग भी करता है, तो भी सरकार उसको कहती है कि गलत कर रहे हो आप रिपोर्टिंग। ठीक है ना, तो उस केस में बता रहा हूं आपको क्या कहना है। तो सीधी सीधी बात है, आपको एकदम गवर्नमेंट गवर्नमेंट की तरफ का ही आंसर देना है, मतलब बायस्ड है इस टाइप का ही आंसर देना है। कैसे कहोगे आप कहोगे कि दीज कांट बी फुल्ली ट्रस्टेड। ओके,
आप कहोगे कि ये फॉरेन मीडिया जो है ये पूरी पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं किया जा सकता इसको, ठीक है, ये पूरी तरीके से ट्रस्टेबल नहीं है, इसमें कुछ पर्सनल बायसेस हो सकते हैं, ऐसा आंसर देना है आपको। देयर माइट बी सम पर्सनल बायसेस ऑफ द फॉरेन मीडिया about which I am not sure why they are saying so, but there might be some personal biases of the foreign media on account of which they are doing so. Okay, so these foreign reports can't be fully trusted, आपको ऐसा कहना है, ठीक है ना। तो these foreign reports cannot be fully trusted, ऐसा कहना है आपको, ठीक है। सो ये तो हो गया आपका फॉरेन मीडिया को लेकर, प्राइवेटाइजेशन को लेकर, रिलीजियस इंटॉलरेंस को लेकर क्या व्यू होना चाहिए, वो हो गया। अब और एक व्यू आता है दोस्तों कि जैसे जो जो ये है, जैसे अभी लद्दाख में, ठीक है ना, लद्दाख में बहुत सारी लद्दाख में नहीं, मेरे ख्याल से आई एम डाउटफुल, पर कुछ है ऐसा, अक्साई चीन के आसपास का एरिया है मेरे ख्याल से। तो अक्साई चीन जो चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहां पे क्या है, चाइना बहुत अंदर तक घुस गया है, सच बता रहा हूं मैं, सच अगर कहूं। ये सब बातें आप लोगों को इसलिए पता नहीं है दोस्तों, ये सारे सच, क्योंकि टीवी टीवी का मीडिया पूरी तरीके से बायस्ड हो चुका है, ठीक है ना। तो वो तो एक ही प्रकार की खबरें दिखाता है, ठीक है। तो वो टीवी मीडिया पूरी बायस्ड हो चुका है, इसलिए आपको सच पता नहीं है, पर मैं सच बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये कई सारे रिपोर्ट्स ने इसको सच ठहराया है कि जो लद्दाख में है ना, चाइना की सेना घुस गई है अंदर तक और बहुत सारी जमीन हड़प ली है, ठीक है। तो ये तो सच हो गया कि चाइना हैज ऑक्यूपाइड इंडियाज लैंड, ठीक है, चाइना हैज ऑक्यूपाइड इंडियाज लैंड, ये सच हो गया। लेकिन सरकार इस बात को नहीं मानती, सरकार इस बात को नहीं मानती। तो फिर क्या करोगे, आपको ऑब्वियसली प्रो मोदी, प्रो गवर्नमेंट ही आपको कहना है। तो आप सीधे सीधे बोलोगे कि नॉट नॉट इवन ए सिंगल इंच ऑफ लैंड हैज बीन टेकन, ओके, नो लैंड हैज बीन टेकन, दीज आर जस्ट पॉलिटिकल एक्यूजिशंस, ओके। आपको इतना ही कहना है कि ये सब पॉलिटिकल एक्यूजिशंस है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, तथ्य नहीं है कुछ भी, ठीक है ना। हालांकि सच बताऊं तो सैटेलाइट इमेज वगैरह सब कुछ आ चुकी है, सैटेलाइट इमेज वगैरह से सब पता चलता है कि चाइना बहुत अंदर तक घुस चुका है करके। लेकिन आपको ये पॉलिटिकल एक्यूजिशंस है, ऐसा ऐसा उल्टा विपक्ष पे ब्लेम डाल देना, ठीक है ना। आपको प्रो गवर्नमेंट होना है, तो लद्दाख के केस में आपको पॉलिटिकल एक्यूजिशन कर देना है विपक्ष के ऊपर, सीधे विपक्ष ने विपक्ष की साजिश है ऐसा मत बोलना, पर पॉलिटिकल एक्यूजिशन है ऐसा बोल देना, ठीक है ना। लद्दाख में जो चीनी सेना घुसी है उसको पॉलिटिकल एक्यूजिशन है बोल देना, कोई हमारी जमीन 1 इंच भी जमीन गई नहीं है ऐसा बोल देना, ठीक है ना। इंटरव्यू में पूछा या फिर आंसर राइटिंग के समय भी जब आंसर लिखोगे तब भी ऐसा ही करना है, ठीक है ना। तो ये है। फिर और जो है, जैसे बालाकोट एयर स्ट्राइक है, ठीक है ना, बालाकोट एयर स्ट्राइक्स है। तो बालाकोट एयर स्ट्राइक्स के बारे में भी बहुत डिबेटेबल है कि हुई थी कि नहीं नहीं हुई थी। तो अगर मैं सच कहूँ, सच अगर मैं कहूँ तो क्या है बालाकोट एयर स्ट्राइक्स का सच, कि इंडिया ने स्ट्राइक्स तो करवाई थी, बट बहुत मेजर डैमेज नहीं था, ठीक है ना, कोई मेजर डैमेज नहीं हुआ था, ठीक है, कोई मेजर डैमेज नहीं हुआ था, जैसे वो आज तक और जी न्यूज वगैरह और वो सब जो जो टीवी का मीडिया जो दिखा रहा था ना कि तहस नहस कर दिया और हमने स्वाहा कर दिया पाकिस्तान को, उस तरीके का कुछ नहीं हुआ था। कोई मेजर डैमेज नहीं हुआ था, माइनर डैमेज हुआ था, माइनर माइनर डैमेजेस हुए थे, ठीक है ना, माइनर डैमेजेस हुए थे। पर आपको तो प्रो गवर्नमेंट होना है, प्रो गवर्नमेंट होना है आपको, तो आपको तो यही कहना पड़ेगा कि हमने सबक सिखाया पाकिस्तान को। तो आपको क्या कहना है कि इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल विल, ओके, पॉलिटिकल विल हैज लेड टू, पॉलिटिकल विल हैज लेड टू बालाकोट एयर स्ट्राइक्स, and it was a huge success for India. Okay, political will has led to Balakot airstrikes, and it is a huge success for India. And आंसर राइटिंग में भी ऐसा ही, जैसे इंडिया इंटरनेशनल रिलेशन में आ गया
क्वेश्चन कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशन के बारे में बताओ, तो इंडिया पाकिस्तान रिलेशन को जब आप डिस्कस करोगे तो बालाकोट एयर स्ट्राइक को कुछ इस तरीके से डिस्कस करोगे, बालाकोट एयर स्ट्राइक को, कि पॉलिटिकल विल हैज लेड टू बालाकोट एयर स्ट्राइक्स, ठीक है ना। तो ये तो सीधी बात है। अब देखिए दोस्तों, जो जो अभी आप जैसे मैं आपको कह रहा हूं बहुत फर्क होता है। देखिए, जो ऑनेस्ट जर्नलिज्म है ना, जो ऑनेस्ट जर्नलिज्म है वो टीवी जगत से तो जा चुका है, ठीक है ना, टीवी में तो नहीं मिलेगा। पर ऑनेस्ट जर्नलिज्म जो होता है ना, वो वो कैसा होता है कि वो सरकार से सवाल करता है, ठीक है ना। इट इज एंटी एस्टेब्लिशमेंट। जो ऑनेस्ट जर्नलिज्म होता है ना, किसी कोई भी सरकार हो, ठीक है, ऑनेस्ट जर्नलिज्म वही होता है जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट होता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं होंगे तो सरकार काम नहीं करेगी, सरकार आलसी हो जाएगी, ठीक है ना। कोई भी पार्टी की सरकार हो, अगर ऑनेस्ट जर्नलिज्म का उसको सामना नहीं करना पड़ा सरकार को, सरकार को अगर ईमानदार पत्रकारिता का सामना नहीं करना पड़ा, एंटी एस्टेब्लिशमेंट वाली बातों का सामना नहीं करना पड़ा, तो सरकार आलसी हो जाती है, फिर सरकार काम नहीं करती अपना, ठीक है ना। तो जो ऑनेस्ट जर्नलिज्म वाले लोग हैं ना, वो एंटी मोदी एंटी बीजेपी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इन लोग एंटी मोदी बोले, एंटी बीजेपी बोले, बिल्कुल चलेगा, ठीक है ना, बिल्कुल चलेगा। लेकिन आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, ये याद रखो, ठीक है ना, तो आप ये बन ही नहीं सकते, ठीक है। इसलिए आप इसके चक्कर में जाना ही मत। ये जो मैं इधर बताया ना, जैसे ये व्यू पॉइंट्स रखने हैं आपको, ये जो बताया मैंने, ठीक है, ये आप एंटी मोदी एंटी बीजेपी हो ही नहीं सकते, आपको प्रो मोदी प्रो बीजेपी ही होना पड़ेगा, ठीक है ना। अब सवाल आता है कि ऐसा कोई तो पॉइंट होगा, ऐसा कोई तो पॉइंट होगा जहां सरकार का फेवर नहीं लेना है। तो सरकार का फेवर कहाँ नहीं लेना है, वो भी सुन लो। एक दो फील्ड है ऐसे जहां पे नहीं लेना है सरकार का फेवर। जैसे द कश्मीर फाइल्स जो फिल्म थी, ठीक है ना, द कश्मीर फाइल्स जो फिल्म थी, ये जो फिल्म थी, इसमें आपको एंटी एस्टेब्लिशमेंट तो कुछ नहीं बोलना है, एंटी कुछ नहीं बोलना है। बट द कश्मीर फाइल्स पे अगर इंटरव्यू में कुछ पूछ लिया कि ये फिल्म, डू यू थिंक इट इज अ प्रोपोगेंडा, और डू यू थिंक इट इज इट हैपेंड इन रियलिटी, सो आपको सीधे सीधे डिप्लोमेटिक आंसर देना है, ठीक है ना। आपको डिप्लोमेटिक आंसर देना है आपको। हालांकि मैं सच कहूँ, यहाँ पे भी सच बता देता हूँ, मैं सच बता देता हूँ। सच सच ये था कि वो प्रोपोगेंडा था, ठीक है। वो हेट्रेड हेट्रेड इंसाइट करने के लिए, हेट्रेड जगाने के लिए लोगों में प्रोपोगेंडा था वो, ठीक है। ये सच है, किसी को पसंद आए ना आए, पर ये सच है। पर अगर पर आप तो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं ना, आप तो ऐसा नहीं कह सकते कि ये प्रोपोगेंडा था, ठीक है। तो आप इंटरव्यू में कभी मत बोलना कि ये प्रोपोगेंडा था, ये सच आप इंटरव्यू में बोल ही नहीं सकते, कभी नहीं बोल सकते। कभी मत बोलना कि ये प्रोपोगेंडा था, इंटरव्यू में कभी मत बोलना। आपको इंटरव्यू में अगर पूछा कि द कश्मीर फाइल जो फिल्म हाल ही में रिलीज हुई थी, इसमें कोई सच्चाई है, डू यू थिंक इट वॉज अ प्रोपोगेंडा और डू यू थिंक इट वॉज रियल, तो आपको रियल था ये भी नहीं बोलना है और प्रोपोगेंडा था ये भी नहीं बोलना है। आपको बीच का रास्ता अपनाना है। आपको क्या कहना पड़ेगा, there are some instances where this film is real, some instances shown in this film are real, but the whole complete film is real. It is not correct to say that the complete film is based on facts, okay. सो आपको क्या कहना है कि पूरी तरीके से फिल्म फिल्म में तथ्य थे, ऐसे ये नहीं है। फिल्म में पूरी तरीके से तथ्य नहीं थे, पर कुछ कुछ इंस्टेंसेस है जहां पे फिल्म में सच्चाई दिखाई गई है। तो आपको ये कहना है, सच नहीं कहना है। सच तो ये है कि वो प्रोपोगेंडा था, हेट्रेड निर्माण करने के लिए लोगों में, ठीक है ना। तो वो तो आपको नहीं कहना है। तो आप बोलोगे कि रियल थी भी नहीं बोलना है, प्रोपोगेंडा था भी नहीं बोलना। आपको कहना है कि वो उसमें कुछ कुछ बातें जो दिखाई गई है वो सत्य है, कुछ कुछ बातें जो है वो सच नहीं है। हालांकि मैंने फिल्म देखी नहीं है, ठीक है ना। फिल्म फिल्म मैंने देखी नहीं है, पर जो भी मैंने जहां भी रिव्यूज पढ़े या जो भी उसके बारे में न्यूज पढ़ी, उसके हिसाब से मैं इतना कह सकता हूं कि इसमें आधी कुछ कुछ हद तक सच्चाई है, ऐसा आपको कहना है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर फिर दूसरा दूसरा फील्ड जहां पे आपको सरकार का पक्ष नहीं लेना है, जैसे सावरकर को लेकर जो व्यूज है सरकार के, ठीक है ना।
तो सावरकर को लेकर तो सरकार के बहुत क्लियर व्यूज है मोदी गवर्नमेंट के, कि सावरकर बहुत बड़ा नेशनलिस्ट था और उसने भारत के आजादी के संग्राम में बहुत बड़ा योगदान दिया था। ये मोदी गवर्नमेंट का स्टैंड है, ठीक है ना। लेकिन हिस्ट्री कहती है, और हिस्ट्री कहती है और सच भी यही है, ठीक है ना, सच सच भी यही है कि ही वॉज अ माफी वीर। ओके, माफी वीर थे वो। सावरकर जो था वो माफी वीर था एक्चुअली, वो वीर नहीं था, माफी वीर था। ये सच है, हिस्ट्री भी यही कहती है और सच भी यही है, ठीक है ना। और एक सच है सावरकर के बारे में कि क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स जो है उन उसके बारे में उसके व्यूज अच्छे नहीं थे। उनको सेकंड ग्रेड सिटीजन मानता था वो। क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को सावरकर सेकंड ग्रेड सिटीजन मानता था और माफी वीर था, ठीक है ना। पर सरकार बोलती है कि वो वीर था, ठीक है, सरकार बोलती है कि वीर था। तो यहाँ पे ये एकमात्र ऐसा केस है जहां पे आप गवर्नमेंट के पक्ष नहीं लोगे, गवर्नमेंट का पक्ष नहीं लेना है आपको। आपको आपको ये कहना है जो यहाँ नीचे लिखा है, ठीक है ना। जो हिस्ट्री हिस्ट्री जो कहती है कि वो माफी वीर था और क्रिश्चियन और मुस्लिम को सेकंड ग्रेड सिटीजन मानता था, तो आपको यह कहना है एग्जाम में, एग्जाम में भी यही कहना है और इंटरव्यू में भी यही कहना है। आपको गवर्नमेंट का पक्ष नहीं लेना है। सावरकर, गोडसे, ठीक है, गोडसे, सावरकर, इनके इनके केस में आपको सरकार का पक्ष नहीं लेना। ये एकमात्र फील्ड है, ये एकमात्र फील्ड है जहां सरकार का पक्ष नहीं लेना है, ठीक है ना। या ये एकमात्र फील्ड है जहां सरकार का पक्ष नहीं लेना है। जैसे सावरकर के बारे में, गोडसे के बारे में जो जो भी मोदी सरकार के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो भी व्यूज है, ठीक है ना, उनको आपको फेवर नहीं करना है। ये एकमात्र फील्ड ऐसा है दोस्तों जहां पे सरकार का पक्ष नहीं लेना है। एकमात्र फील्ड ऐसा जहां पे सरकार का पक्ष नहीं लेना है। आपको हिस्ट्री और ये इसको सच कहना है कि माफी वीर थे वो, माफी मांगी थी उन्होंने। ही हैड begged for clemency. Okay, he had begged for clemency, and also he considered Christians and Muslims as second grade citizens. Okay, so ये आपको ये वाला पक्ष रखना है। तो ये हो गया, ठीक है। फिर और क्या बचता है फिर, ठीक है। अब देखिए फार्म लॉस, ठीक है ना, फार्म लॉस की बात कर लेते हैं, या फिर फार्म लॉस की तरह और भी कुछ जो भी होगा, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। तो फार्म लॉस का अगर मैं सच बताऊं दोस्तों, ठीक है, अगर मैं सच बताऊं फार्म लॉस का, तो कॉर्पोरेट का कब्जा करने के लिए था वो, ठीक है ना। फार्मिंग सेक्टर में, ठीक है ना, फार्मिंग सेक्टर में कॉर्पोरेट्स का कब्जा करने के लिए फार्म लॉज लाए गए थे। ये सच है, ठीक है ना, ये सच है। लेकिन आप तो एंटी गवर्नमेंट बोल नहीं सकते, एंटी एस्टेब्लिशमेंट बोल नहीं सकते, क्योंकि आप 2014 के बाद में हो, 2014 के पहले के वो व्यक्ति नहीं हो, 2014 के पहले के एस्पिरेंट नहीं हो, आप 2014 के बाद के एस्पिरेंट हो। तो आपको क्या करना है, ये वाला जो सच है ये नहीं बोलना, नहीं, मत बोलना ये, ठीक है ना। आपको क्या कहना है, आपको ये कहना है कि किसानों को गलत फहमी है, ठीक है ना। आपको ये कहना है कि फार्मर्स फार्मर्स हैव सर्टेन बायस टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। ओके, तो आपको कहना है कि फार्मर्स फार्मर्स का गवर्नमेंट के प्रति बायस है। ओके, फार्मर्स हैव देयर बायस टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, ठीक है। फार्मर्स हैव देयर बायस टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। फार्म लॉज फार्म लॉज जो लाए गए थे, हालांकि अब तो ठंडे बस्ते में है वो, पर अगर अभी भी पूछ लिया तो आप ऐसा कहोगे कि फार्मर्स का बायस है सरकार के प्रति, कि सर फार्मर फार्मर जो है वो थोड़े सरकार के पक्ष के नहीं है, वो दूसरे पॉलिटिकल विचारधारा के हैं, इसलिए उनको फार्म लॉस पसंद नहीं आ रहे, ठीक है ना। ऐसा कहना है आपको। और आपको ये भी कहना है साथ में आपको ये भी कहना है कि फार्म लॉस जो है वो फार्मर्स के भले के लिए लाया गया था, ठीक है ना, फार्मर्स के भले के लिए लाया गया था, ये कहना है आपको, ठीक है ना। ये सच मत बोलना एग्जाम में कि कॉर्पोरेट का कब्जा, फार्मिंग सेक्टर में कॉर्पोरेट का कब्जा करने के लिए फार्म लॉज लाए गए थे,
ये सच मत बोलना एग्जाम में, अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। नहीं तो आपको एंटी एस्टेब्लिशमेंट बोल के वो इंटरव्यू में फेल कर देगा, ठीक है ना। इंटरव्यू में फेल कर देगा वो सीधे सीधे, क्योंकि आजकल इंटरव्यू में आपको क्लियर कट प्रो गवर्नमेंट ही होना पड़ेगा, प्रो मोदी होना पड़ेगा, तभी आप हो पाओगे, क्वालिफाई हो पाएगा इंटरव्यू में, ठीक है ना। तो ये सच मत बोलना एग्जाम इंटरव्यू में, ठीक है। या फिर कभी आंसर राइटिंग भी आ गई तो उसमें भी ये वाला सच आपको नहीं बोलना है कि कॉर्पोरेट का सब कब्जा करने के लिए लाई थी सरकार, ऐसा नहीं कहना है आपको, ठीक है। फिर जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री जनधन योजना, अब यहाँ पे कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि मैं एकदम एंटी गवर्नमेंट बोल रहा हूँ, ठीक है ना, एंटी एस्टेब्लिशमेंट बोल रहा हूँ, तो ये सब बातें बेकार है कि मैं प्रो एंटी मोदी हूँ या एंटी बीजेपी हूँ, ये सब फालतू बातें हैं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, और सच भी बता रहा हूँ, और साथों साथ आपको क्या बोलना है वो भी बता रहा हूँ, मैं कोई प्रो और एंटी नहीं हूँ, ठीक है ना। तो ये सीधी बात है। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना, अब इसमें क्या हुआ दोस्तों, इसका अगर मैं सच बताऊं प्रधानमंत्री जन धन योजना का, तो इसमें हुआ क्या दोस्तों कि प्रधानमंत्री जन धन योजना में पहले तो अकाउंट अकाउंट बनवाए, ठीक है ना। पहले तो अकाउंट बनवाए लोगों से, फिर लोगों ने क्या किया, जैसे कोई बहुत ही गरीब था, ठीक है ना, तो वो कोई बहुत ही गरीब अगर था तो उसने एकदम 50 रुपए 100 रुपए ऐसे डाला खाते में, ठीक है ना। खाते में कितने डाला, 50 रुपए 100 रुपए 150 रुपए डाला, क्योंकि क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे, पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने इन गरीबों पे बहुत प्रेशर बनाया, ठीक है ना। तो ऐसा कहा जाता है, ऐसे एलिगेशंस है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, हालांकि ये वाला फैक्ट नहीं पता मुझे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से सरकारी बैंकों को ऐसा आदेश आए थे दोस्तों कि इतने खाते बन जाना चाहिए इतने इतने टाइम में, ठीक है ना। सच बता रहा हूं क्या हुआ था, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऐसा फोन गया था बैंक्स को कि इतने इतने खाते बन जाना चाहिए गरीबों के, ठीक है ना। तो मान लो उनको 100 खाते बनाने का टारगेट दिया गया था, मान लो, ठीक है ना। अब हुआ क्या दोस्तों, जो गरीब था ना, वो गरीब को इंटरेस्ट ही नहीं था खाता बनाने में, क्योंकि ये योजना के बारे में उसको कुछ मालूमात नहीं थी, तो गरीब को कोई इंटरेस्ट नहीं था खाता बनाने में, ठीक है ना। तो ये जो 100 का टारगेट है, ये जो 100 का टारगेट है, ठीक है ना, ये 100 का टारगेट अचीव करने के लिए जो बैंक बैंक के जो ऑफिशियल्स है, ठीक है ना, बैंक के ऑफिशियल्स और जो कैशियर बैठता है, जो और जो भी वहां बैठते हैं लोग बैंक में काम करने वाले काउंटर पे, तो वो काउंटर पे जो बैठे लोग थे ना दोस्तों बैंक के, वो बहुत स्ट्रेस में थे, ठीक है, वो बहुत स्ट्रेस में थे, और उनको ओवर टाइम काम करना पड़ रहा था, ओवर टाइम काम करना पड़ रहा था, क्योंकि गरीबों के 100 खाते बनवाने का उनके ऊपर टारगेट था, ठीक है ना। तो उनने फोर्सफुली फोर्सफुली गरीबों से 100 क्या बोलते हैं 100 खाते का टारगेट पूरा किया। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 100 खाते, पर मेरे ख्याल से 2500 3000 खाते ऐसा कुछ टारगेट था वो, ठीक है ना। तो ऐसा टारगेट आया था कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के लिए गरीबों के खाते खुलवाओ, गरीबों से बोलो कि खाते खुलवाए ताकि हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दे सके, ठीक है ना। तो ये पीएमओ से या फिर कहीं से आया था उनको निर्देश, पीएमओ से आया था क्या आई एम नॉट श्योर, पर कहीं से आया था निर्देश, ठीक है ना। तो हुआ क्या दोस्तों, अब जो गरीब था ना, उसने गरीब ने 50 100 रुपए 150 रुपए ऐसी छोटी छोटी रकम डाला, क्योंकि उसको इंटरेस्ट नहीं था खाता बनाने में, और उसको योजना के बारे में भी कुछ पता नहीं था, ठीक है ना। और ये बैंक वाला भी उसको कन्विंस नहीं कर रहा पा रहा था योजना के बारे में, ठीक है। तो उसने 50 रुपए 100 रुपए 150 रुपए 2 रुपए, 2 रुपए तो नहीं 10 रुपए ऐसा डाला उसने। अब क्या हुआ दोस्तों कि मान लो कि 2500 खाते बनाने का उसको टारगेट है बैंक के ऑफिशियल को, तो हुआ क्या कि जो मान लो 500 खाते गरीबों के बन गए, 500 खाते बन गए गरीबों के, पर जो 2000 और इसके अलावा जो 2000 खाते बनाने थे, उसमें वो बैंक का ऑफिशियल डरा हुआ था कि उसको टारगेट दिया था कि 2500 खाते बनाओ, तो और 2000 खाते बनाने के लिए उसने क्या किया, अपने रिश्तेदारों के नाम पे बहुत सारे अकाउंट बनवा लिया, अपने रिश्तेदारों के नाम पे बहुत सारे अकाउंट बनवा लिया,
जिसमें 10 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए, एक एक दो खाते खुद के नाम से भी बनवा लिया, जिसमें 150 रुपए, 200 रुपए ऐसे डाले गए। ठीक है ना? ठीक है, ये हो गया। अब खाते इतने ज्यादा हो गए दोस्तों, अब ये जो गरीब है, जो एकदम मजदूर वर्ग का, जो लेबर वर्ग का है, जो मजदूर वर्ग का, ठीक है ना, तो जो मजदूर वर्ग का गरीब है, उसको तो इतनी अकल ही नहीं होती, वो तो सारा ट्रांजैक्शन कैश में करता है। जो गरीब मजदूर होता है, वो उसके बैंक खाता होता ही नहीं, वो सारा ट्रांजैक्शन कैश में करता है। ठीक है ना? तो फिर हुआ क्या दोस्तों कि छह छह महीने बाद, 6 महीने बाद जब ये गरीब गया ना बैंक, 6 महीने बाद जब ये गरीब बैंक गया, तो बैंक वाले ने बोला कि सर आपको 600 रुपये फाइन लगेगा इन ऑपरेटिव अकाउंट के लिए, 600 रुपये फाइन लगेगा आपको इन ऑपरेटिव अकाउंट के लिए। तो वो गरीब का जो 100, 150 रुपये, 100 रुपये जो डाला हुआ था, वो आरबीआई चला गया सारा का सारा। ठीक है ना? क्योंकि उसको 600 रुपये फाइन क्यों देता हो, 600 रुपये दे के 150 रुपये क्यों लेता हो? ठीक है ना? तो वो चला गया आरबीआई। फिर ये जो इसके जो रिश्तेदारों ने जो बहुत सारा बनाए थे, ठीक है ना, जो उसके रिलेटिव्स जो थे, जो बैंक ऑफिशियल के रिलेटिव्स थे, उनने भी बहुत सारे खाते बनाए थे। तो उन खातों का क्या हुआ? वो खातों के भी पैसे डूब गए, क्योंकि वो 6 महीने तक ऑपरेट ही नहीं हुए। ठीक है ना? तो वो भी आरबीआई चले गए सारे के सारे पैसे। तो इस तरीके से कुछ लोगों को फायदा मिला, इक्का दुक्का लोगों को। मान लो 10,000 लोग थे, 10,000 लोग थे, तो उसमें से 100 लोगों को फायदा मिला, बाकी के लोगों को फायदा नहीं मिला। उनके पैसे उल्टा डूब गए और सरकारी खाते में चले गए, क्योंकि वो लैप्स हो गए सारे पैसे। ठीक है ना? क्योंकि वो जितनी जमा राशि थी बैंक में, उतनी जमा राशि से ज्यादा तो फाइन बैठ रहा था लोगों को, 6 महीना अकाउंट ऑपरेट नहीं करने के कारण। तो ये हुआ। तो दोस्तों, आपको ये नहीं कहना है एग्जाम में। ठीक है ना? तो ये एक प्रकार का स्कैम समान था, नॉट स्कैम एग्जैक्टली, बट स्कैम समान था ये प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है ना? पर प्रधानमंत्री जन धन योजना में ये सब हुआ था, ये आप एक्सेप्ट मत करना। इंटरव्यू में पूछ सकता है वो। ठीक है ना? इंटरव्यू में पूछ सकता है कि ऐसा हुआ था क्या, तो नहीं बोलना, ऐसा नहीं हुआ था बोलना, इट वॉज अ सक्सेसफुल योजना बोलना। ठीक है ना? सक्सेसफुल योजना थी बोलना, ऐसा कोई स्कैम नहीं हुआ था बोलना, इंटरव्यू में पूछा तो। ठीक है ना? तो ऐसी ऐसी चीजें आपको सीधे सीधे प्रो गवर्नमेंट होना है। ठीक है ना? प्रो गवर्नमेंट होना है आपको। ठीक है? प्रो गवर्नमेंट होना है। यहाँ पे भी मतलब कोई योजना में स्कैम हो, कोई भर्ती घोटाला हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, कुछ भी हो, आपको सीधे सीधे बोलना है कि गवर्नमेंट विल लुक आफ्टर दैट। आई थिंक गवर्नमेंट विल लुक आफ्टर दैट अनबायस्डली एंड मेटिकुलसली। ओके? तो आपको आपको इतना ही कहना है कि सरकार बराबर उसको देखेगी, मेरे को पूरी शाश्वती है इस बात की कि सरकार बराबर उस चीज को कर लेगी। ठीक है? तो ऐसा है। तो प्रो गवर्नमेंट होना है। फिर दूसरी चीज ये है कि फिर और जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस है। ठीक है ना? अब जैसे इसकी बात करूं मैं, पेट्रोल डीजल के रेट्स की बात करूं। ठीक है? तो पेट्रोल डीजल रेट्स जो है, इसके बारे में क्या स्टैंड रखना है? तो पेट्रोल डीजल रेट्स के बारे में सीधा सीधा ये स्टैंड रखना है दोस्तों कि इथेनॉल इथेनॉल ब्लेंडिंग, ठीक है ना, इथेनॉल ब्लेंडिंग और इन सब के कारण, ठीक है ना, इथेनॉल ब्लेंडिंग के कारण, और ये इन सारी, और भारत स्टेज 6 आ रही है ना, भारत स्टेज 6, और वो सब, वो तुम वो जीएस में पढ़ते हो ये सब चीजें। ठीक है? इथेनॉल ब्लेंडिंग, उसके कारण पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं हो रहे। ठीक है ना? इथेनॉल ब्लेंडिंग, और एज वी आर मूविंग टुवर्ड्स द भारत स्टेज 6, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा बोलना। ठीक है? जो जो भी है, उस वजह से पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं हो रहे, ऐसा बोलना। अब इसका सच क्या है दोस्तों? सच क्या है पेट्रोल डीजल के रेट का? सच ये है दोस्तों कि इस इकोनॉमी डूबी हुई है। ठीक है ना? सच ये है कि इकोनॉमी डूबी हुई है, सरकार के पास रेवेन्यू का कोई सोर्स नहीं है, सरकार के पास रेवेन्यू का कोई सोर्स नहीं है, इकोनॉमी डूबी हुई है। इसलिए इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है ना, इंटरनेशनल मार्केट में इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल के प्राइसेस है वो कम हो रहे हैं। ठीक है ना? फिर भी इंडिया में पेट्रोल डीजल के दाम फिर भी ज्यादा है।
इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस रोज के रोज गिर रहा है, और रशिया से सब्सिडी में खरीद रहा है इंडिया। रशिया से सब्सिडी में खरीद रहा है इंडिया तेल, फिर भी इंडिया में जो है तेल के दाम बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। ठीक है ना। तो ये सच है दोस्तों। तो इसमें तो सीधा कारण ये है कि इकोनॉमी डामाडोल है और सरकार के पास रेवेन्यू का कोई सोर्स बचा नहीं है, तो सरकार पेट्रोल डीजल से ही कमाई कर रही है। ये सच है। पर ये बोलना नहीं है, ये बोलना नहीं है, ठीक है ना। ये बोलना नहीं है। आपको ये बोलना है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग और भारत स्टेज 6 में चूंकि हम मूव ऑन कर रहे हैं और लो लो एमिशन का हमारा टारगेट है, इसलिए हम पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं कर पा रहे। ये आपको कहना है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया पेट्रोल डीजल के दाम के बारे में। फिर आता है कि इकोनॉमी डामाडोल है कि नहीं, ठीक है ना। इकोनॉमी डामाडोल है कि नहीं है, ठीक है। तो सच तो है कि सच तो ये है कि इकोनॉमी डामाडोल है, ठीक है ना। डामाडोल है, डामाडोल है इकोनॉमी, ये सच है, ठीक है। इकोनॉमी पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है, और ये सच है, ठीक है। डामाडोल है इकोनॉमी। पर ये आपको नहीं बोलना है इंटरव्यू में, ठीक है। इंटरव्यू में कहना है कि गवर्नमेंट विल लुक आफ्टर दैट, आई एम क्वाइट श्योर, ओके। I am quite sure that government will look after that, and the economy, yeah, if we compare to the world, okay, अगर हम दुनिया से कंपेयर करते हैं तो हमारी इकोनॉमी अभी इतनी भी खराब नहीं हुई है। हमारी इकोनॉमी बाकी दुनिया के कंपैरिजन में हम बेटर कर रहे हैं, ठीक है ना। दुनिया के कंपैरिजन में हम बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको झूठ बोलना है बेसिकली, मतलब प्रो गवर्नमेंट होना है। झूठ बोलना है यानी कि प्रो गवर्नमेंट होना है, ठीक है ना। प्रो गवर्नमेंट होना है। तो इकोनॉमी डामाडोल नहीं है, ये रट लेना इस चीज को कि इकोनॉमी डामाडोल नहीं है, प्रो गवर्नमेंट होना है, ठीक है। प्रो गवर्नमेंट होना है। तो ये हो गया। और तो कुछ नहीं होता दोस्तों, और तो कुछ बचा नहीं है, खैर, ठीक है ना। बताने के लिए सारी चीजें बता दी मैंने आपको कि कब प्रो गवर्नमेंट होना है, कब नहीं होना है, ठीक है। तो सारी चीजें बता दी। होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प किया होगा। थैंक यू वेरी मच। ऐसा क्लियर कट कोई सिविल सर्विसेज का टीचर बताता नहीं दोस्तों, इसलिए लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि क्या स्टैंड लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।